हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं। जो 2 बजे हिस्ट्री का क्लास आता है, 12 बजे पॉलिटी का क्लास आता है। तो आज पॉलिटी का क्लास नहीं आया क्योंकि ना थोड़ा सा हमको सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया था, तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। लेट से 10 बजे सो कर जगह, इसलिए नहीं कर पाया। तो अभी हिस्ट्री का 2 बजे है, एक क्लास आ रहा है। 4 बजे 4 बजे ज्योग्राफी का क्लास आएगा और फिर 6 बजे आपका बायो का क्लास आएगा। ओके, तो आप लोग वेट कीजिए। हर 2-2 घंटे पे आपको जो है इसी बुक का एनसीईआरटी का जो अलग-अलग सब्जेक्ट का वीडियोज आते रहेंगे। 15 से 20 दिन में, 10 से 15 दिन में पूरे जो इसका बुक है इसको हम लोग खत्म करेंगे और फिर जो है वो कुछ नए बुक को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व के इतिहास है, लेकिन अभी हम लोग भारत के इतिहास देख रहे हैं। और भारत के इतिहास में अभी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास देख रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक बहुत पहले देख लिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। टोटल 1500 इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 भी कर चुके हैं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 5 भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 7 है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। तो आप फोकस बनाए रहिएगा, कंसंट्रेशन बनाए रहिएगा, जरूर आपको हर चीज एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हम पीडीएफ शेयर कर दिया करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे अंग्रेजों के औपनिवेशिक शहर। अंग्रेजों के औपनिवेशिक, औपनिवेशिक मतलब क्या हुआ? जो भारत का जो गुलाम बनाया हुआ था, जिस जगह को अंग्रेज गुलाम बना के वहां पे राज करते हैं, उसको हम लोग औपनिवेशिक बोलते हैं। जैसे भारत किसका औपनिवेशिक था? इंग्लैंड का औपनिवेशिक था, अभी नहीं है, क्योंकि अभी भारत स्वतंत्र हो चुका है। अगर वहीं अभी अगर भारत पे इंग्लैंड की शासन चलता तो आज भी जो है वह भारत इंग्लैंड का उपनिवेश रहता। ठीक है, तो उसका अब शहर कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट शहर था उसके उपनिवेश में वही उसका औपनिवेशिक शहर हुआ। तो इसलिए ये जो चैप्टर का नाम है अंग्रेजों का औपनिवेशिक शहर, यानी जो भारत में इसका कौन कौन सा अंग्रेजों का महत्वपूर्ण शहर था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के विकास के क्रम को गहनता से अध्ययन करेंगे। आपको भी पता होगा कि अंग्रेज के जो 3 जो प्रमुख शहर थे, जहाँ जो व्यापार किया करते थे, वो था मद्रास, ठीक है, कलकत्ता और बम्बई है। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, अंग्रेजों ने कैसे कैसे इसको एक बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़े शहर बनाए, और आज भी ये तीनों शहर भारत के अर्थव्यवस्था में और जो भारत के विकास में भी काफी योगदान दिया करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में देखा करते हैं, आगे देखते हैं। बोला है नेक्स्ट पॉइंट है, तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। तीनों जो शहर थे यह मत्स्य मत्स्य ग्रहण यानी यहाँ मछली पालन होता था, और बुनाई के भी काम हुआ करते थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। यहाँ से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपना व्यापार यहीं से शुरुआत की, और इसका व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र था ये बन गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियां यहीं से होती थी। अच्छा, क्यों होती थी? आप अधिकतर न्यूज में देखते होंगे, एक चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, अधिकतर न्यूज पे देखते होंगे जो समुद्र के किनारे जो भी शहर है वो अंग्रेजों के द्वारा काफी विकसित किया गया है। जैसे यहाँ पे कोलकाता भी हो गया, कोलकाता जो एक फेमस शहर है, काफी विकसित शहर है जो समुद्र के किनारे स्थित है। बम्बई भी है, ठीक है, बम्बई भी है, बम्बई भी विकसित शहर है। मद्रास भी है जो समुद्र के किनारे है। तो ये काफी विकसित शहर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बाहर से भी जो है वो व्यापार, जो दूसरे देशों से व्यापार काफी आसानी से यहाँ हो सकता है। जैसे अगर हम पटना को करें तो पटना से क्या होता है, पटना से अगर किसी कोई अंग्रेज व्यापार करना चाहता है तो सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड से सामान कोलकाता लाता है। आज भी अगर पटना में कोई दूसरे देश से पटना में कोई सामान लाना है तो कैसे क्या होता है, पहले वो कोलकाता पोर्ट पे आता है, कोलकाता पोर्ट से फिर वो किस से, बस से, ट्रेन से, फिर पटना आता है, बिहार आता है, तब उस सामान को सेल किया जाता है। तो ऐसे में काफी प्रॉब्लम होता है और सामान का जो है वह दाम भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है अंग्रेज ये जो किनारे के शहर है, और कोई भी देश में किनारे के शहर थोड़ा जल्दी विकसित हो जाते हैं, यही रीजन है। ठीक है, अब क्या हुआ, गतिविधियों के कारण ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास, 1690 में कलकत्ता में बस गए। ठीक है, और 1668 में बम्बई के ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मद्रास है सबसे पहले इसी को केंद्र बनाया गया था, जो 1639 में इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1690 ईस्वी में कोलकाता को जो है वह 1690 में जो भी जो अंग्रेज कंपनी के एजेंट थे वो कोलकाता में बस गए, कुछ मद्रास में बस गए, और धीरे धीरे जो है यहाँ पे विकसित
विकसित होते चला गया। आज भी अगर आप देखते हैं, जैसे शहर में क्या होता है कि गाँव वगैरह में तभी ऐसा कुछ माहौल नहीं है, लेकिन अगर आप शहर में जाएँगे तो जैसे डॉक्टर कॉलोनी रहता है, आप सुने होंगे ये डॉक्टर कॉलोनी है, तो क्या हुआ वहाँ डॉक्टर लोग आके बस गए तो डॉक्टर कॉलोनी हो गया। प्रोफेसर कॉलोनी है तो वहाँ पे प्रोफेसर लोग आके बस गए तो वहाँ प्रोफेसर कॉलोनी हो गया, ठीक है। जो है एसडीएम कॉलोनी, बीडीओ कॉलोनी ऐसे होता है, तो वहाँ पे वही लोग आके बस जाते हैं तो वही कॉलोनी बन जाता है। वैसा ही यहाँ पे अंग्रेज के एजेंट आके बसते चले गए और धीरे-धीरे विकसित होते चला गया। तो 1639 में मद्रास में, 1690 में कलकत्ता में अंग्रेज के एजेंट आके विकसित होते चले गए और 1668 में बम्बई जो था, यह ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, यह कंपनी को गिफ्ट में दे दिया। अब चार्ल्स द्वितीय बम्बई को क्यों गिफ्ट में दे दिया, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि बम्बई तो भारत का पार्ट है। हुआ क्या था कि जब पुर्तगाल का यहाँ पे शासक था, ठीक है, पुर्तगाल पहले कब्जा किया हुआ था बम्बई पे, लेकिन पुर्तगाल के जो शासक थे, ठीक है, पुर्तगाल के शासक से जो है वह जो चार्ल्स द्वितीय है, पुर्तगाल के शासक जो थे उसके बहन से शादी हो गया था चार्ल्स द्वितीय का, ठीक है। तो ये जो दहेज में बम्बई को जो पुर्तगाल है वो गिफ्ट कर दिए थे राजा चार्ल्स द्वितीय को, और फिर जो ये राजा जो थे कंपनी को दे दिए कि आप यहाँ पे व्यापार कीजिए। ये कब की घटना है, 1668 की घटना है, ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे डेट आप याद रखिएगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। ये जो थी ये काफी प्रसिद्ध थे। जो है वह जो बनाए गए थे वह विशाल भवनों के कारण। आगरा, दिल्ली, लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। जो आगरा थे, दिल्ली थे और जो लाहौर के जो शाही प्रशासन थे, ये सत्ता के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग के उपस्थिति के कारण वहां कई प्रकार के सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हरेक की अपेक्षा की जाती थी उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर में जो है उत्तर में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक एक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था। नगर में आंतरिक मामलों पर नजर कौन रखता था, कोतवाल रखता था, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में यह मदद करता था, ठीक है। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो है वह थोड़ा सा कंपेयर किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18वीं शताब्दी के परिवर्तन में क्या हुआ। 18वीं शताब्दी में जो क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। हुआ क्या कि मुगल राजधानियां जो थी वो मुगल राजधानियां दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया था। धीरे धीरे ये अपने राजनीतिक प्रभुत्व जो थे वो खो रहे थे। इसके पीछे क्या रीजन था, तो एक मुगल सत्ता का धीरे धीरे कमजोर पड़ना और पूंजी का कमी होना यानी रुपयों का कमी होना था। नई क्षत्रिय राजधानियां लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, ठीक है, यानी श्रीरंगपट्टम, पूना, आज के पुणे, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, आज का तंजावुर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुए। अब हम लोगों ने उत्तर मुगल काल में आप पढ़े होंगे, कभी अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत, तो आपको पता चला होगा कि उत्तर मुगल काल में जो है वह धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है वो खत्म होते गए और जो भी राज्य के कब्जा किए थे उसमें से अलग अलग राज्य का विघटन होने गया। तो यही यहाँ पे हुआ, दिल्ली और आगरा अपने राजनीतिक प्रभुत्व खोते चले गए और जो नए नई क्षेत्रीय राजधानी लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम ये सब जो है वह परिलक्षित होते चले गए, ठीक है। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने भी इस अवसर पर उपयोग उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया था। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में, आज का पुदुचेरी जो है इसमें अपना क्या किए थे, कंपनियों ने पहले मुगल में ही स्थानों को जो है वह आधार स्थापित कर लिए थे अपना, ठीक है। तो पुर्तगालियों 1510 में पणजी में किए थे,
ठीक है, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में किए थे और अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में किए थे, तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका पतोन्मुख मुख हो गए हैं। ठीक है, वही 1757 में क्या हुआ, 1757 में जो है वह प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानी के रूप में उभरे। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। हमने यहाँ पे क्या कहा कि बंदरगाह शहर तेजी से जो थे वह मतलब जो समुद्र के किनारे हैं वह तेजी से विकसित होते हैं, क्योंकि आर्थिक राजधानियां के रूप में वह विकसित होते चले गए और धीरे धीरे यहाँ पे जो है सत्ता का केंद्र स्थापित होते चला गया अंग्रेजों के द्वारा। तो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई ये जो तीन औपनिवेशिक शहर काफी महत्वपूर्ण होते चले गए प्लासी के युद्ध के बाद। जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका का वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि वार्षिक नगर पालिका कर वसूलनी शुरू कर दी थी, जिसके जरिए शहरों के रखरखाव के लिए जो है वह कचरा साफ करने के लिए, सफाई के लिए यहाँ पे टैक्स लिया करती थी। शहरों के फैलाव पर जब नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों को गिनती की जाती थी, 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है वो 1872 में मेयो के द्वारा किया गया। इसके बाद 1881 में दशकीय जनगणना जो था हर 10 साल में होने वाली जनगणना रिपन के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले जनगणना किसके काल में हुआ, मेयो के काल में हुआ, 1872 में हुआ। लेकिन जो दशकीय जो जनगणना है वह किसके काल में हुआ, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ और 1881 से यह शुरू हुआ। नेक्स्ट है सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रह गई। ठीक है, पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि 18वीं शताब्दी जो हुआ था उसके बाद से जो है वह शहरीकरण में काफी कमी देखने को मिला। लोग शहर में धीरे धीरे जो शिफ्ट होना बंद कर दिए थे, वो गांव में रहना चाहते थे। ठीक है, और शहरीकरण जो है वह धीरे धीरे उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यहाँ पे आंकड़ा जो है वो 40 साल में 1900 से लेकर 1940 तक जो है 10% से बढ़कर केवल 13% हुई थी जो है शहरीकरण यानी शहरी आबादी। बम्बई और मद्रास तेजी से फैले और जल्दी ही विशाल शहर बन गए। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप्स और रेलवे कॉलोनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। जमालपुर, ग्वालियर और बरेली जैसे रेलवे नए अस्तित्व में आए थे। भारत में शहरीकरण जो है वो 1881 से 1942 के बीच क्या क्या शहरीकरण हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर वही 1891 में देखें तो जो शहर में आबादी थी कुल आबादी का 9.4% थी। 1901 में देखें यानी 10 साल बाद, 10-10 साल की यहाँ पे गणना की गई है, तो वही 10 साल बाद देखेंगे तो 10% बढ़ी, मात्र 0.6%। फिर 1910 साल बाद क्या हुआ, ये कम होकर फिर क्या हो गई, यह 9.4% पे आ गई। फिर जो है वह 1921 में 10 साल में 10.2 बढ़ी, 1931 में मात्र 11.1 रही और 1941 में मात्र 12.8 रही। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को नहीं मिला 1891 से लेकर 1941 तक। यानी शहरीकरण जो है वह बहुत तेजी से विकसित नहीं हुई, लेकिन जो जो शहर तेजी से विकसित हुए वह बहुत बड़े शहर आगे बन गए, जैसे मद्रास हुए, मुंबई हुए, ये सब। बंदरगाह किले और सेवाओं का केंद्र हुआ करता था। इसके बारे में देख लेते हैं। जो बंदरगाह किले और सेवाओं के केंद्र है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता, बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हें बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी थी। ठीक है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट ए इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बन गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन,
गोरा शहर और ब्लैक टाउन काला शहर के नाम से जाना जाता था। यानी जो है वह जिसमें अंग्रेज रहा करते थे उसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारतीय रहा करते थे उसे ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे। जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो है वह इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे और पूंजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर ही आधारित नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि उस समय 20वीं के प्रारंभ में यहाँ सही मायने में केवल दो औद्योगिक शहर थे। एक कानपुर थे और दूसरा जमशेदपुर थे। ठीक है, 20वीं शताब्दी की बात किया जा रहा है। कानपुर में चमड़े की चीजें, ऊनी सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर में स्टील उत्पादन के लिए विख्यात थे। 20वीं सदी की बात हो रही है। वही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन उन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोटि नाटकीय इजाफा नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो बंदरगाह शहर थे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये तो बंदरगाह के पास थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे। केवल बंदरगाह रहने से तो कुछ होगा नहीं, वहां पे कारखाना होना चाहिए ताकि उत्पादन हो। तो कलकत्ता में ऐसा कुछ संसाधन नहीं था। उत्पादन के लिए कानपुर और जमशेदपुर जो थे ये महत्वपूर्ण स्थान हुआ करते थे, जिनकी भारत की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान हुआ करती थी। फिर 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा। लगातार विद्रोह से जो है उनका आशंका से तय होने लगा कि कभी विद्रोह हो सकता है। 1857 के बाद वो और थोड़ा सा अंदर से डरे हुए थे। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है। ठीक है, अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर ज्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। यानी जो है वह जो है अंग्रेज है उनको जो है उनको थोड़ा सा और हिफाजत करने की जरूरत है और उनको और अच्छा तरीके से अच्छे जगह पर सेफ जगह पर रहने का जरूरत है। तो उसके बाद क्या हुआ, पहला हिल स्टेशन यहाँ पे बनाया। इसके बारे में देख लेते हैं। पहला हिल स्टेशन है, ठीक है, छावनियों की तरह हिल स्टेशन यानी पर्वतीय सैरगाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थी। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। ठीक है, इसकी किससे था, ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। शिमला, वर्तमान जो शिमला है, की स्थापना गोरखा युद्ध 1814 से 1816 के दौरान की गई थी, जो नेपाल के साथ हुआ था। नेपाल के साथ जो गोरखा युद्ध हुआ था, जो 1814 से 1816 के बीच हुआ था, उसी के दौरान शिमला जो है वह हिल स्टेशन यानी शिमला जो है, जो अभी पहाड़ों पे बस्ती जो बनाया गया है उसका स्थापना किया गया था। वही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से लेकर 1819 के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग के 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजा से छीन लिया गया था। और जो अंग्रेजी मराठा जो युद्ध हुआ था 1817 से 1819 से, इसमें अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में देखने को मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम में राजधानियां बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, गर्म मौसम में जो राजधानियां थी वह शिमला को बना लिया करते थे। ठीक है, तो वो जो है सिलसिला बंद हो गया और 1864 में जो जॉन लॉरेंस थे यह अधिकृत रूप से जो अपनी काउंसिल जो है वह शिमला में स्थानांतरित कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत से सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्व घाट पर जा पहुंचे। ठीक है, यानी पहले क्या हुआ था, पश्चिमी घाट पे बनाया था। ये भारत का मैप है। नीचे अगर आप देखेंगे साउथ में तो ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट। ठीक है, और यहाँ से देखने को मिलेगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट थोड़ा सा टूटा फूटा है, बीच में कहीं कहीं गैप है, लेकिन पश्चिमी घाट पूरा यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहीं पे क्या हुआ, पहले यह जो है यह सबसे पहले पश्चिमी घाट का जो सूरत वाला जगह है जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे अपना जो है वह व्यापारी केंद्र बनाने का कोशिश किया। जो बंदरगाह भी है, बंदरगाह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और वस्त्रों के खोज में धीरे धीरे कहाँ आ गए, पूर्वी घाट पे आ गए, जो पहले पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था यहाँ पे आ गए। 1639 में
क्या हुआ कि उन्होंने मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? चेन्नापट्टनम में जानते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता जो 1746 से 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दी। ठीक है, 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाली को आयरकूट द्वारा हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया और इसके बाद जो है वह जो है वह वांडीवास का युद्ध जो है, इसके बाद जो फ्रांसीसियों का वह लगभग जो शासन था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, वांडीवास के युद्ध के बाद एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, सेंट जॉर्ज किला जो है, ठीक है, व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया। व्हाइट टाउन मतलब क्या हुआ, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जहाँ अंग्रेज का आवास हुआ करता था उसे व्हाइट टाउन बोलते थे। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वह व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहाँ ज्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने, ठीक है, दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेरेबंदी के रूप दे दिया। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीय के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट थी। ठीक है, यानी जो वहां पे जो है डच और पुर्तगाली उस किले के अंदर रह सकते थे जो व्हाइट टाउन था। वहीं ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ और इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी। ठीक है, चिंताद्री पेठ इलाका केवल बुनकरों के लिए था। वासरमेनपेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दुबास। दुबास यानी द्विभाषीय ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। वो एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज और गुरुओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। उसे लोग दुबास कहते थे। दुबास वो होता था जिसको हिंदी भी आता था, यानी भारत का भाषा भी आता था, स्थानीय भाषा के रूप में मद्रास का आता था, मद्रासी बिहार का था तो भोजपुरी ये सब भी आता था, और साथ में वह अंग्रेजी भी जानता था। ठीक है, द्विभाषा उस भाषा उसको जानते हैं, तब जानते। तो क्या करता था, अंग्रेज और जो स्थानीय लोग थे उनके बीच जो व्यापार होता था या कुछ भी होता था तो वो बातचीत कराता था और उसमें उसका योगदान हुआ करता था। तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यवसायी समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। ठीक है, तेलुगु कोमाटी समुदाय। नेक्स्ट है माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे जहां अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। सांथोम और वहां का गिरजाघर रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। पेठ एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 20 जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदामों के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया था। किसने? सिराजुद्दौला ने 1756 में इसमें क्या किया था, इस पे हमला कर दिया था। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नया किला बनाने का फैसला किया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। कलकत्ता को सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, कंपनी इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी जारी कर दिया। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। कलकत्ता में जो था वह नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। ठीक है, वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासनिक आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियां का गठन किया। कौन? वेलेस्ली, 1803 में। ठीक है, ताकि कोलकाता जो है वो उसको विकसित और विकसित किया जा सके। फिर आगे क्या हुआ, वेलेस्ली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी जो 1817 में बनाई गई थी उसने जारी रखी थी। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता
के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। इसका मतलब कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था। ठीक है। वहीं देखिए 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। 1870 में हैजा और 1896 में प्लेग जो है वह शहर को अपने चपेट में ले लिया। फिर 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ी को अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छत की अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है। इसी आशंका के कारण जो 1836 में क्या किया गया, इसमें जो है उसके झोपड़ी को अवैध घोषित कर दिया गया और ये बताया गया कि मकानों में ईंट की छत को अनिवार्य बना दिया गया। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। 1861-65 के मध्य ये सब घटना हुआ था अमेरिका का गृह युद्ध। 1869 में स्वेद नहर का खोला गया जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध में और मजबूत हुए। ठीक है। क्योंकि बम्बई कहाँ है? यहाँ पे जो है वो बम्बई है और जो ये यहाँ पे आपको अरब का देश मिलेगा और इधर अफ्रीका के जो है भाग ऐसे लगे हुए हैं और जो है यहाँ स्वेज नहर यहाँ पे बना हुआ है। तो जो पहले क्या होता था पूरा अफ्रीका के पार करके जाना होता था यूरोप और अब डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे हम लोग चल जाते थे। तो बम्बई और इसके कारण जो है वो विकसित हो चुका था। ठीक है। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर पर का लाभ उठाते हुए बम्बई को अरब से प्रीमा इन इंडिया यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। अंग्रेजी का बोनग्लू शब्द बंगाल के बांग्ला शब्द से निकला है जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बंगालों में ढलवा छतों यानी पिच रूफ का चलन कम होने लगा था। हालांकि मकानों की समान योजना में कोई बदलाव नहीं आया था। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। 1861 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्किल कहा जाता था। बाद में इसका नाम हरनिमाल सर्किल रख दिया गया। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। ठीक है। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए एक सर कोवासजी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया था जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम भी उनकी मां के नाम पर राजा भाई टावर रखा गया था। ठीक है। तो देखिए ये सब पॉइंट में बस समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब पॉइंट। ठीक है। तो लेकिन आप लोग समझ ही रहिएगा तो जो है ऑप्शन वगैरह छांटने में आपको आसानी होगा। ठीक है। अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम मतलब आधे घंटे क्लास में 5 से 6 बार उठ के जा चुके थे। तो इसमें थोड़ा-सा आप मैनेज कीजिए। भारतीय व्यापारियों को गौथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील थी। उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है। नव गौथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है। तो ये जो है वो बहुत बेस्ट एग्जांपल था। अंग्रेजों के ने शहरों में रेलवे स्थानों के डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सरासेनिक शैली नाम दिया गया। इंडो शब्द का अर्थ होता है हिंदू तथा हिंदी का संक्षिप्त रूप जबकि सरासेन शब्द का यूरोप लोग मुसलमानों के संबंधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। ठीक है। तो ताजमहल होटल जो था, ठीक है, होटल ताज जो बम्बई में है जो जमशेदजी टाटा कंपनी के द्वारा उसको चलाया जाता है। तो इसी शैली में इसको बनाया गया था गुजराती शैली में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया भी उसी शैली में आप देख सकते हैं। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए चुनौती भी थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट बोला है काल रेखा।
खास रेखा मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि वह ऐसा कौन कौन से टाइम है जिस टाइम में जो है वह बहुत सारे समस्याएं देखने को। काल काल मतलब क्या होता है, समय होता है। काल मतलब समय, तो समय रेखा यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी किस टाइम में कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे हुई थी। जैसे 1500 से लेकर 1700, अगर यहाँ पे 200 साल में देखें तो यूरोपीय व्यापारी जो थे कंपनी भारत में आने के ठिकाने स्थापित किए। पणजी में पुर्तगाली 1510 में, ठीक है, मछलीपट्टनम में जो है डच 1605 में, मद्रास में 1639 ईस्वी में, बम्बई में 1661 में, और कलकत्ता में जो है 1690 में अंग्रेज तथा पुडुचेरी 1773 में, 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते चले गए। ठीक है, आप एक चीज हम यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए पहले जो थे अंग्रेज 1498 में आए और 1510 में अपने फैक्ट्री स्थापित कर दिए, मात्र 12 साल में। कहाँ से? मात्र 12 साल में एक नए जगह पे जाकर उन लोगों से बात कर कर वहां पे अपना फैक्ट्री स्थापित कर दी, इसलिए इतना तेजी से जो है वो जो यूरोपीय जो भी कंपनियां थी ग्रो कर गई भारत में। और आज हम लोग का क्या होता है, हम लोग का तो 12 साल में कोई भी गवर्नमेंट की योजना आती है तो 12 साल वो पेपर पे ही रहता है, और उसको पूरा होते होते 40 से 50 साल लग जाता है और एक जनरेशन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यही अंतर होता है कि अगर आप टाइम पे कोई भी काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। 1757 जो है वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है, वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1774 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर 1774 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1793 में जो है कर्नवाली संहिता बनी। 1803 में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट्स बनाया गया। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया। 1854 में बम्बई के थाने तक रेल लाइन बिछाई जाती है, और 1854 में बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना की गई। 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण हुआ, निर्माण पूरा हुआ था, मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ था। 1896 में बम्बई के वाटसन होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। 1896 में बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगा, और 1912 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी वैभव बनाया गया, और घोषणा 12 दिसंबर 1911 को ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय वायसराय थे भारत का। ठीक है, डलहौजी द्वारा व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिग्रहित राज्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यहाँ पे हम ट्रिपल स्टार दे दिए, 4 स्टार, 5 स्टार दे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सतारा को 1848 में मिलाया गया था, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में मिलाया गया था, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और करौली को 1855 में मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने 1856 में अवध को राज्य के नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर अधिग्रहण कर लिया था। तो अवध को कुशासन के आरोप से मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम प्रथा, प्रमुख प्रथा जो थी उसको देख लेते हैं। जैसे तीन कठिया प्रथा, ये प्रथा जो है चंपारण बिहार से संबंधित थी, हमारे जिला से संबंधित था। ठीक है, बिल्कुल। और एक किसानों को अपने अंग्रेजी बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तीन कटिया पद्धति जो इसी को कहते थे, जहां महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह द्वारा यह समाप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें यहाँ पे, और कौन कौन सी प्रथाएं थी जो प्रचलित थी। एक थी ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में क्या होता था, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे, उसे हम ददनी प्रथा कहते थे। गिरमिटिया प्रथा, गिरमिटिया प्रथा में एग्रीमेंट एक कर मजदूरों को विदेश में मजदूरी के लिए लिए मजदूरी के लिए ले जाता था, जिनकी स्थिति गुलाम जैसा होता था। ठीक है, यानी गुलाम जैसा विदेश में मजदूरी करने के लिए उनको बुला के ले जाते थे, उसे लोग गिरमिटिया प्रथा है, उसे एग्रीमेंट कर उसके वो होता था। ठीक है, सती प्रथा जो था, यह राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का विलियम बेल्टिक ने एक्ट 17 के अंतर्गत 1829 में प्रतिबंध लगा दिया।
मानव बलि प्रथा या 1848 ईस्वी में हार्डिंग फर्स्ट ने मानव बलि प्रथा को रोक लगा दिया। दास व्यापार और दास प्रथा 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाए गए। एक्ट 5 के द्वारा 1843 ईस्वी में और लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट हम देखें सूती कपड़े की मशीनी उत्पादन के कारण 19वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। ठीक है, 1850 के दशक से ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है वह औद्योगिकरण अब शुरू हो चुकी थी। कहाँ पे? 1850 में इंग्लैंड की तरफ, ब्रिटेन में। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पूर्व 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन में अग्रणी था। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा और पेंगाल तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का व्यापार होता था। 19वीं सदी में पोटाला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। ठीक है, यूरोप व्यापारियों ने भारत से आया सूती कपड़ा सबसे पहले मोसुल यानी इराक शहर में देखा। इसी आधार पर बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। ठीक, कालीकट के कैलिको शब्द से निकला है। पुर्तगालियों द्वारा हर तरह के सूती वस्त्र को कैलिको ही कहा जाता था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा जो हर तरह के सूती वस्त्र उसको क्या कहा जाता था? कैलिको कहा जाता था। यूरोपीय व्यापारियों की बही में सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। यानी यूरोपीय जो व्यापारी है उनका जो बही मतलब खाता बही जो होता है उसमें सूती और रेशमी कपड़ों के 98 किस्म के जिक्र किया गया। वहीं यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ठीक है, बही में जो है वो सूती कपड़े हेतु सिंट्ज यानी छींट, कोसा यानी आरुसुओ और बंडाना शब्द का प्रयोग हुआ है। गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छेपेदार गुलबंद को बंडाना कहा जाता था। बारीक मलमल जंदारी बुनाई का प्रसिद्ध केंद्र ढाका और लखनऊ था। ठीक है, कौन था? जंदार बुनाई का जो प्रसिद्ध केंद्र ढाका और लखनऊ था। 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े की लोकप्रियता के कारण इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात पर विरोध करने लगे थे। इस विरोध के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून पारित किया। इस कानून को कैलिको अधिनियम कहा जाता था। भारतीय कपड़ों के साथ होड़ में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ठीक है, 1786 और 1764 के बाद जो है वह इसमें जो है वह सूती कपड़ों के जो है वह विकास में काफ़ी तेज़ी वृद्धि देखने को मिली नए-नए आविष्कारों के कारण। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट है, इन आविष्कारों के बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुहाले या मोमिनी, दक्षिण भारत के साले, कैकोलरा तथा देवांग समुदाय के बुनकरी हेतु प्रसिद्ध थे। वहीं अगर फारसी भाषा में वस्त्र में उत्पादन के गोदाम को ओरांग कहा जाता था। वर्कशॉप हेतु भी यह शब्द प्रयोग हुआ होता था। 19वीं सदी के अंत में सोलापुर में, ठीक है, पश्चिमी भारत और मदुरा यानी दक्षिण भारत बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे और वहीं महात्मा गांधी के आह्वान के बाद खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में शामिल कर दिया गया चरखा को। ठीक है, अब सूती कपड़ा मिलों का उदय कैसे कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब हम यहाँ पे देखते हैं। भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। यह पहला सफल आधुनिक कारखाना कावसजी डाबर द्वारा जो है वह खोला गया था। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कारखाना असफल रहा। ठीक है, पहले 1818 में प्रयास किया गया था लेकिन वो असफल रहा और 1854 में सफल हो गया। ठीक है, 19वीं सदी से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाली कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। 1900 ईस्वी तक बम्बई में 84 कपड़ा मिल चालू हो गई थी। अहमदाबाद में पहला कपड़ा जो है वो 1861 में खुला। 1862 में कानपुर में भी एक कपड़ा कारखाना खोला गया था। टीपू सुल्तान की टीपू सुल्तान की तलवार में जो है कार्बन की अधिक मात्रा वाली उठ स्टील के कारण
लौह कवच को भी आसानी से चीरने योग्य सख्त और पैनी धार थी। ठीक है, फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जो इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, बिजली और विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने 1818-22 तक 4 साल भारतीय ऊर्जा स्टील का अध्ययन किया। कन्नड़ शब्द उल्लू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल का मलयालम शब्द उडुक स्टील बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। अब हम लौह इस्पात के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 1904 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स वेड और जमशेदजी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा ने अगरिया समुदाय की सहायता से छत्तीसगढ़ में राजहारा पहाड़ियों में लौह अयस्क की खोज की थी। ठीक है, और वर्ष 1907 में सुवर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर नामक शहर बसाकर यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है जो है 1907 में जो है वह टिस्को का स्थापना कब हुआ था, यह एसएससी में क्वेश्चन आता है, तो 1907 में हुआ था टिस्को का स्थापना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए। ये सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात थे। जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक एवं लैटिन का अध्ययन किया था। विलियम जोन ने कानून, धर्म, दर्शन, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य प्राचीन भारतीय पुस्तकों का भी अध्ययन किए थे। ठीक है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथलियन होलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत एवं फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। 1784 में कोलब्रुक और हॉलीहेड के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की ऑफ बंगाल का स्थापना किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। अब ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, आप कमेंट में बताइए। हमने ऊपर डिस्कस किया है चीजें। 1781 में अरबी भाषा इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया, जिसे हेस्टिंग द्वारा खोला गया था 1781 में। और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई, ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। मानक भाषा के इतर किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी प्रश्नवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। प्रश्नवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। थॉमस बेबिंगटन मैकाले सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक था। यह भारत के असभ्य देश मानता था। ठीक है, कौन जो है वह थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, इसने कहा था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ठीक है, तो ये लाइन आप देख सकते हैं किसने कहा था, या मैकाले ने, बेबिंगटन मैकाले ने कहा था कि जो यूरोप का जो यहाँ पे पुस्तकालय होगा, उसमें जो पुस्तकालय में जो खाने बनाए थे, तो ये जो एक खाने हैं पुस्तकालय का, वो भारत, ठीक है, एंड ये जो है अरब देश के जितने भी साहित्य है उसके बराबर होगा। ठीक है, आप कंपेयर देख सकते हैं। मैकाले के मिन्ट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों द्वारा शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मिन्ट्स अब विवरण में जो कलकत्ता के मदरसे तथा बनारस हिंदू कॉलेज जैसे प्राचीन संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं देने का प्रावधान किया गया। इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे इनको कुछ जो बजट मिल ही नहीं रहा था, पूंजी मिल ही नहीं रही था, कहाँ से लोग विकास करेंगे। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश में वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। वुड डिस्पैच में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने का व्यवहारिक लाभ का उल्लेख है। वुड डिस्पैच नीति यह तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ठीक है, 1854 में नीति पत्र के द्वारा सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाएगा।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 के द्वारा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1857 विश्वविद्यालय नियम अधिनियम 1857 के तहत। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो है तर्ज भी थी। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरी ने सेरामपुर मिशन की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज जो सेरामपुर की स्थापना 1818 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो वह विलियम एडम की रिपोर्ट। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या बताता है? इसमें लिखा गया था कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आई ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उसे देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति का रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, ताकि देसी स्कूलों में शिक्षा का क्या रिपोर्ट है बताने के लिए। एडम के अनुसार बंगाल और बिहार में 1830 में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी, जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज्यादा थी। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से शिक्षा पर था। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का निर्णय लिया। 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में अरविंद घोष ने कहा था कि शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। इनका मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों को मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा में भी विष भरा है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया और इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है तथा उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। ठीक है। और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। सब महात्मा गांधी की कथन है। महात्मा गांधी जी के अनुसार पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की। टैगोर के अनुसार सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह संस्था दिसंबर 2021 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गई और वर्तमान में 2023 में ही इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था, शांति निकेतन को। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम लोग अंग्रेज ने कैसे कैसे अपने औपनिवेशिक शहर को विकसित किए, शिक्षा पे ध्यान दिए, कैसे कैसे जो भी प्रथा था, विद्रोह था, उसको खत्म किए, कैसे कैसे अपने किला को विद्रोह किया, सब चीज हमने जो व्यापार को बढ़ाया, सभी चीजें हमने यहाँ पे काफी डिटेल में देखे। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें हम लोग देखेंगे नागरिक और आदिवासी विद्रोह जो हुआ था, इस विद्रोह के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल 2 बजे मिलते हैं इस हिस्ट्री में। अभी 4 बजे आपका ज्योग्राफी का क्लास आने वाला है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।